हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस का फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले 50 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और ये सभी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आएगा, मेरा गारंटी है, क्योंकि ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण मोस्ट MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इनके साथ साथ NCERT के न्यू पैटर्न पर ये सभी प्रश्न आधारित है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं और आप चाहते हैं कि विज्ञान में 80 में 80 आए, तो इस वीडियो को कंसंट्रेट होके शुरू से लेकर आखिरी तक ध्यान पूर्वक एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना, तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, कैसा दिखता है? गोलाकार या फिर अंडाकार या फिर चपटा या फिर घनाकार। तो दोस्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो गोला दिखता है ना, चपटा दिखता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं सूर्य से हमें कौन सी विटामिन की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, सूर्य से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1 मिनट या फिर 2 मिनट या फिर 3 मिनट या फिर 4 मिनट। तो दोस्तों, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच जो डिफरेंस रहता है ना, 2 मिनट का अंतर रहता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, 7 में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, कैसा दिखता है? पीला दिखता है या फिर लाल दिखता है या फिर नीला दिखता है या फिर काला दिखता है। तो दोस्तों, उदय और अस्त होते समय जो सूर्य दिखता है ना, कैसा दिखता है? लाल दिखता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों, क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न का पीडीएफ लाना चाहते हैं, तो आप लोग गूगल पे सिंपली सर्च कीजिएगा majortarget.co.in। इसमें आप लोग को क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इनके साथ साथ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है ना, हमारे वेबसाइट के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या कर रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ आकाश धुआं युक्त होता है या फिर जलवाष्प से युक्त होता है या फिर धूल कणों और जलवाष्प से रहित होता है या फिर इनमें से कोई उत्तर सही नहीं है। तो दोस्तों, आकाश नीला इसलिए दिखता है क्योंकि वायुमंडल में जो है ना, धूलकण और जलवाष्प दोनों के कारण आकाश हमें कैसा दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, मतलब आकाश नीला दिखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं, जो नीला कलर होता है ना, जो नीला रंग होता है, नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है और ये इसी प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, हमें आकाश जो है ना, नीला प्रतीत होता है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज बहुत अधिक हो तो प्रकीर्णित प्रकाश होगा। ऑप्शन ए में आपका श्वेत या फिर पीला या फिर हरा और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ लाल। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं, कोई भी प्रकीर्णन करने वाले जो कणों का जो साइज जब बहुत अधिक होता है ना, तो प्रकीर्णित जो प्रकाश होता है ना, वो श्वेत होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6वां प्रश्न क्या कर रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लाल या फिर नीला या फिर पीला और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ नारंगी। तो दोस्तों, आप लोगों को सिंपली पता होगा कि वायुमंडल में 7 वर्ण होते हैं और 7 वर्ण में से जो सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है ना, नीला होता है। नीला रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसे नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण हमें आसमान का जो कलर दिखता है ना, नीला दिखता है। इसे आप लोग को याद रखना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। यानी कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया कैंडेला के रूप में या फिर जूल के रूप में या फिर एम्पियर के रूप में या फिर एंगस्ट्रॉम के रूप में। तो दोस्तों, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः जो है ना, एंगस्ट्रॉम के रूप में व्यक्त किया जाता है और एंगस्ट्रॉम को जो है ना, इस तरह लिखते हैं, कुछ इस प्रकार लिखा जाता है एंगस्ट्रॉम को। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेड़ की पत्तियां हरे वर्ण की दिखाई देता है क्योंकि यह परिवर्तित करता है हरे वर्ण को या फिर लाल वर्ण को या फिर पीले वर्ण को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पेड़ की जो पत्ती हरे कलर का दिखाई देता है क्लोरोफिल के कारण या फिर इसमें जो प्रकीर्णन का होता है ना किसका होता है हरे वर्ण का होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा। ऑप्शन ए में आपको दे पीला या फिर बैंगनी या फिर काला या फिर नीला। तो दोस्तों जब भी लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखते हैं ना तो हमें काला प्रतीत होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन से कह कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया लाल या फिर नीला या फिर हरा और ऑप्शन डी में आपका दिया ए बी सी और तीनों। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं प्रकाश का जो प्राइमरी कलर होता है ना यानी कि प्राथमिक कलर क्या क्या होता है, लाल होता है, नीला होता है और हरा होता है, यानी कि ये सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके और इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर एक एक क्वेश्चन को याद करते हुए जाना है और लास्ट में आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि 50 MBBI क्वेश्चन में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लाल का या फिर पीला का या फिर नीला का या फिर बैंगनी का। तो दोस्तों हम लोग यानी कि जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो पर्दे पर 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है और उसी पट्टी में अगर हम लोग देखेंगे विचलन जो होता है ना सबसे कम किस रंग का होता है लाल रंग का विचलन क्या होता है सबसे कम होता है। ठीक है, और बैंगनी कलर का जो विचलन होता है जो झुकाव होता है ना सबसे ज्यादा होता है जब हम लोग स्पेक्ट्रम में 7 रंग प्राप्त करते हैं तब। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। उससे पहले क्लास 10 के सभी विषय की महत्वपूर्ण पीडीएफ अभी तक नहीं लिए हैं तो आप लोग गूगल पे एक बार जरूर सर्च कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद majortarget.co.in। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली के द्वारा या फिर दृष्टि पटल द्वारा या फिर पक्षमाभी द्वारा या फिर परितारिका के द्वारा। तो दोस्तों अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन जो किया जाता है ना पक्षमाभी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तल लेंस के द्वारा या फिर अवतल लेंस के द्वारा या फिर बाइफोकल लेंस के द्वारा या फिर बेलनाकार लेंस के द्वारा। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उससे उस व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो भी व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना तो उसे उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या होता है। नरम लोहा होता है या फिर इस्पात होता है या फिर निकेल होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है ना नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही सरल प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका विद्युत परिपथ या फिर विद्युत धारा पथ या फिर विद्युत विभव पथ और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है विद्युत शक्ति पथ। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के सतत तथा बंद पथ को जो है ना हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, यानी कि विद्युत परिपथ कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ दोनों की चाल समान है या फिर विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल से अधिक है या फिर प्रकाश की चाल विद्युत धारा की चाल से अधिक है या फिर सभी सत्य है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं इलेक्ट्रिक करंट का जो स्पीड होता है और लाइट का जो स्पीड होता है ना दोनों समान होता है, यानी कि दोनों की चाल क्या होता है, दोनों का स्पीड क्या होता है, समान ही होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17वां प्रश्न वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ धारा का परिमाण में वृद्धि, या फिर धारा का परिमाण में कमी, या फिर धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रियो स्टेट का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी से होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए में आपको श्रेणी क्रम में, या फिर समांतर क्रम में, या फिर ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वोल्ट मीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में जो जोड़ा जाता है ना, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो एमीटर जो होता है ना, एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा 19वां प्रश्न क्या कराए कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। ऑप्शन ए में आपका टीन का, या फिर तांबा का, या फिर तांबे और टीन दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत का जो फ्यूज होता है ना, यानी कि बिजली का फ्यूज जो होता है ना, ये जो बना होता है तांबे और टीन के मिश्र धातु से बना होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए में आपका कूलम्ब, या फिर वोल्ट, या फिर एम्पियर, या फिर ओम। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है ना, वोल्ट होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को बता रहे हैं। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ये सभी प्रश्न जो है ना आपका बिहार बोर्ड पर आधारित है, क्योंकि ये सभी प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, मेरा गारंटी है। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे फटाफट से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 50 प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी प्रश्न वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे 21वां प्रश्न क्या कर रहा है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया कार्बन का, या फिर जस्ता का, या फिर तांबा का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शुष्क सेल में जो ऋण इलेक्ट्रोड होता है ना, ये जस्ता का होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को धन इलेक्ट्रोड बताना है कि ये जो है ना धन इलेक्ट्रोड शुष्क सेल में किस धातु का ऑप्शन होता है। ऑप्शन ए में आपको तो कॉपर का, या फिर जस्ता का, या फिर कार्बन का, या फिर लोहा का। तो दोस्तों शुष्क सेल में जो धन इलेक्ट्रोड होता है ना, ये कॉपर का होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा 23वां प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। ऑप्शन ए में आपका चूना पत्थर, या फिर खड़िया, या फिर संगमरमर, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं यहाँ पे चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर और प्लास्टर ऑफ पेरिस में से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा ना, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न का पीडीएफ लेने के लिए आप गूगल पर सिंपली सर्च कीजिएगा measuretarget.co.in। इसमें आप लोग क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, एमवीवीआई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ सभी तरह का यहाँ पे प्रश्न आप लोग को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा वेबसाइट में जो है ना हमारा टीम धीरे धीरे सभी पोस्ट को अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग जो है ना पढ़ते रहिएगा कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ पे 24वां प्रश्न क्या कराए कि सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में आपका ऊष्माशोषी, या फिर ऊष्माक्षेपी, या फिर अवक्षेपण, या फिर उपचयन। तो दोस्तों सांद्र अम्ल तथा क्षारक को, सांद्र अम्ल या क्षारक को जब जल के साथ मिश्रण करते हैं तो यह अभिक्रिया जो है ना ऊष्माक्षेपी कहलाती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 25वां प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्लीय वर्षा होता है। ऑप्शन ए में आपका CO2, या फिर SO2, या फिर CO3, या फिर Cl2। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा जब वायुमंडल में CO2, SO2, उसके बाद CO, उसके बाद Cl2 की मात्रा बढ़ जाता है,
तो CO2 SO2 की अधिकतम मात्रा के कारण क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जब अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो अम्लीय वर्षा होता है। और अम्लीय वर्षा जो होता है ना HNO3 जिसको हम लोग नाइट्रिक अम्ल कहेंगे, और आपका H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन होता है। ठीक है, जब अम्लीय वर्षा पृथ्वी पर गिरता है तो ये HNO3 और H2SO4 का क्या होता है, सम्मिश्रण होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या हो सकता है। ऑप्शन ए में आपको 2 या फिर 9 या फिर 7 या फिर 10। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा अम्ल जो होता है ना ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और अम्ल का जो पीएच मान होता है ना 7 से कम होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 7 से कम, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ NaHCO3 या फिर Na2HCO3 या फिर Na2CO3 या फिर NaOHCO3। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ना NaHCO3 होता है, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो मार्बल होता है इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना CaCO3 होता है, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से किस में रवाजल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बुझा हुआ चूना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, या फिर खाने का सोडा है, या फिर विरंजक चूर्ण है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, CaSO4 हार्वेस्ट होता है, जो कि आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं। यहाँ पे CaSO4 हार्वेस्ट में जो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो होता है ना मतलब 1/2 का मतलब होता है आधा, यानी कि आधा भाग क्या होता है, आधा जो होता है ना आधा अणु रवा जल होता है। कितना होता है, 1/2 अणु रवा जल होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रवाजल किस में होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पे आप लोग को पहले ही बताया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 हार्वेस्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है CaSO4 हार्वेस्ट। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आप लोग को लास्ट में फटाफट से कमेंट करके बताना है कि 50% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा 31वां प्रश्न क्या कराए कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर जब क्लोरीन गैस की क्रिया कौन सा पदार्थ बनता है। ऑप्शन ए में आपका दिया विरंजक चूर्ण, या फिर कैल्शियम क्लोराइड, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर जल। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना पर जो क्लोरीन गैस प्रभावित की जाती है तो बनता है ना विरंजक चूर्ण बनता है। क्या बनता है, विरंजक चूर्ण। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही ये प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा जा चुका है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा क्वेश्चन कि लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है। ऑप्शन ए में आपका था सोडियम, या फिर पोटेशियम, या फिर मैग्नीशियम, या फिर कॉपर। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं लोहा कॉपर धातु से उनके लवणों को विस्थापित कर सकता है। ठीक है, लोहा जो है ना कॉपर धातु के उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के क्या होते हैं, कम चालक होते हैं, या फिर सबसे अच्छे चालक है, या फिर अचालक है, या फिर सबसे अच्छे कुचालक। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं सिल्वर तथा कॉपर जो उष्मा के होते हैं ना सबसे अच्छे चालक होते हैं। क्या होते हैं, सबसे अच्छे चालक। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 34वां प्रश्न क्या कराए कि लेड उष्मा का क्या अचालक है, या फिर चालक है, या फिर चालक अचालक दोनों हो सकता है, या फिर इनमें सभी उत्तर सही है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं लेड उष्मा का जो होता है ना अचालक होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है गर्म जल के साथ, या फिर ठंडे जल के साथ, या फिर भाप के साथ, या फिर सभी के साथ। तो दोस्तों सोडियम तथा पोटेशियम धातु जो है ना
ठंडे जल के साथ सबसे ज्यादा अभिक्रिया करता है? ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग बता देते हैं सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये तीनों धातु को जो है ना चाकू से काट सकते हैं आसानी से, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है? ऑप्शन ए में आपको पोटासियम या फिर मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम या फिर निकेल। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कैल्शियम धातु को जल में डालने पर तैरने लगती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। देखिएगा क्वेश्चन कंसंट्रेट होके कि निम्न में से कौन सा उपधातु है? ऑप्शन ए में आपको जिंक या फिर कैल्शियम या फिर जर्मेनियम या फिर यहाँ पे कार्बन। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जी जिसको हम लोग जर्मेनियम कहेंगे, ये जो है ना उपधातु है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है? कहने का मतलब यह है कि हीरा और ग्रेफाइट में जो इलेक्ट्रिक करंट का जो गुड कंडक्टर है ना कौन है? हीरा है या फिर हीरा और ग्रेफाइट दोनों, या फिर ग्रेफाइट है या फिर कार्बन है? तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं हीरा और ग्रेफाइट में जो विद्युत का गुड कंडक्टर है ना ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट एक प्रकार का क्या है? अधातु है। ये अधातु होते हुए भी क्या है? विद्युत का सुचालक, क्योंकि एक प्रकार का अपवाद होता है ये। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? ऑप्शन ए में आपका ग्रेफाइट या फिर काजल या फिर हीरा या फिर कोयला। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों में से जो सबसे ज्यादा कठोर, दुनिया का जो सबसे कठोरतम पदार्थ है ना हीरा है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड से या फिर कैथोड से या फिर अपघटय से या फिर इनमें से सभी से? तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण में जो अशुद्ध धातु होता है ना, अशुद्ध धातु को एनोड से बनाया जाता है। किससे? एनोड से। इसे आप लोग को याद रखना है, एनोड से बनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस के 50 MBVI वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं और ये सभी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% आने की संभावना है। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे जरूर फटाफट से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए है ना तो प्लीज चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 41वां प्रश्न क्या कराए कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए में आपको मैग्नीशियम या फिर सोडियम या फिर एल्यूमिनियम का या फिर बेरियम का। तो दोस्तों ये जो बॉक्साइट अयस्क होता है ना एल्यूमिनियम का होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोडियम एक अयस्क चिली साल्ट पीटर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए में आपको भारत में या फिर दक्षिण अमेरिका में या फिर तमिलनाडु में या फिर झारखंड में। तो दोस्तों सोडियम का एक अयस्क चिली साल्ट पीटर जो पाया जाता है ना दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 43वां प्रश्न क्या कराए कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन है? ऑप्शन ए में आपका ओरम या फिर सोडियम या फिर Hg जिसको पढ़ा करेंगे या फिर कॉपर। तो दोस्तों सक्रियता श्रेणी में जो सबसे क्रियाशील धातु होता है ना सोडियम होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों सोडियम को जो है ना हम लोग मिट्टी का तेल में संग्रहित करके रखते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा प्रश्न ये करा है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका एनोड से या फिर कैथोड से या फिर अपघटय से या फिर इनमें से सभी से। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण में जो अशुद्ध धातु को बनाया जाता है ना कैथोड से बनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न 45वें प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए में आपका दिया मैग्नीशियम का या फिर सोडियम का या फिर एल्यूमिनियम का या फिर बेरियम का। तो दोस्तों बॉक्साइट जो है ना ये बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है? तो दोस्तों बॉक्साइट जो अयस्क होता है किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही प्रश्न यहाँ पे रिपीट हो गया। तो सोडियम एक अयस्क चिली साल्टमीटर कहाँ रखा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में। तो वही प्रश्न है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन होगा? सोडियम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलती से प्रश्न क्या हो गया? रिपीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे 48वां प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन से एक रहा है कि
कि सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विद्युत द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए में आपको दे दो अपघटन द्वारा, या फिर चुनकर, या फिर चुंबक द्वारा, या फिर अपचयन द्वारा। तो दोस्तों सिल्वर और गोल्ड धातु का जो परिष्करण किया जाता है ना, किसके द्वारा किया जाता है, विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन से रहा है कि सल्फर के अयस्क के नाम क्या हो सकते हैं। ऑप्शन ए में आपको सल्फाइड, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर फेरस सल्फेट, या फिर कॉपर सल्फेट। तो दोस्तों सल्फेट के अयस्क के अन्य नाम जो है ना सल्फाइड हो सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कॉपर के अयस्क कौन हो सकते हैं। ऑप्शन ए में आपका तो क्यूप्राइट, या फिर बॉक्साइट, या फिर सिनबार, या फिर कैलमाइन। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्यूप्राइट होगा ना ये कॉपर के अयस्क हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के साइंस के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि MBBI वस्तुनिष्ठ वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख चुके हैं, और ये सभी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% आने की संभावनाएं हैं। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो फटाफट से उस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, और आप लोग हमें फटाफट से कमेंट करके बताइए कि 50% में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब आप लोग इसी वीडियो में ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इनके साथ साथ आप लोग को SW क्वेश्चंस का भी आंसर बताना है इसी वीडियो में कि सिनेबार किसका है। इसके ऑप्शन ए में आपको था जस्ता का, या फिर एल्यूमिनियम का, या फिर भारत का, या फिर कैल्शियम का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग इसी वीडियो में हमें फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आप लोगों को जैसा कि बताया कि क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस का PDF लेना चाहते हैं तो आप लोगों को गूगल पर सिंपली सर्च करना है majortarget.co.in। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फॉर्मूला वगैरह मैथ का सभी टाइप का प्रश्न यहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो आप लोग जो है ना हमारे वेबसाइट के माध्यम से जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे आप लोग को जो है ना फ्री में जो PDF होता है या फिर जो इंपोर्टेंट PDF होता है आप लोग को जो है ना फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग जो है ना हमारे वेबसाइट के माध्यम से जरूर पढ़िएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और आप अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को नोटिफिकेशन नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों बेल आइकन को नोटिफिकेशन करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।